हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजी क्लासेस। आई एम प्रिया जायसवाल। हम क्लास 6 की एनसीईआरटी जिसमें आपका चैप्टर 5 आज डिस्कस करेंगे और चैप्टर का नाम है आपका पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ओके, आज हम इस चैप्टर को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा आपके क्वेश्चंस भी आते हैं। ओके, ये आपका चैप्टर है, अगर आप अच्छे से समझेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि ये इसमें आपका मानचित्र यानी जो ग्लोब है, अगर आप उसको अच्छे से समझे हो तभी आप इसको समझ पाओगे आगे। इसलिए जब भी पढ़ाया जाता है, इसके पहले मैं भी आपको पढ़ा चुकी हूँ। जो ग्लोब है, ग्लोब का भाग पृथ्वी क्या है, कैसे मूव करती है, कितने डिग्री कितने टेम्परेचर पे है, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा क्या है, यानी जो शीतोष्ण कटिबंध है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, यानी जो बेसिक चीज़ें हैं, ये सब चीज़ को मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अगर आप पढ़े नहीं हो तो प्लीज़ आप उसको पहले पढ़ लीजिए ताकि आपको ये चैप्टर समझने में आसानी हो। ठीक है, अगर वो आप नहीं समझे हो तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, इसलिए आप क्या करो, पहले उसको पढ़ लो ताकि ये आपको समझ में आए। ये विषुवत रेखा क्या है, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे जिसमें आपका मानचित्र का बहुत ज़्यादा नॉलेज होना ज़रूरी है। वो आपको देखने आना चाहिए। ग्लोब अगर आप देखते हो, अगर नहीं पढ़े हो, ग्लोब को नहीं देखे हो, नहीं समझे हो, तो आप एक ग्लोब रखिए घर में, एक मानचित्र रखिए। उसको आप डेली आप रूटीन बाय रूटीन क्या करोगे, डेली एक रूटीन से देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाता है। रटने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या है, आपको सिर्फ देखना है ऐसे डेली कि आज कहाँ पर महासागर, कौन सा महासागर कहाँ पर है, यूरोप कहाँ है, एशिया द्वीप कहाँ है, यानी ये सब चीज़ जो है आपको डेली देखने से ही समझ में आएगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर 5। इसमें आपका ये भाग है आपका पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इसके पहले हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है, यानी मानव यहाँ पर क्या कर सकता है, जीवित रह सकता है। क्योंकि जीवन जीने के लिए कुछ आवश्यक तत्व होते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे आपका भूमि है, जल, हवा, ये क्या है, तीनों पृथ्वी पर मौजूद हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के तीन प्रमुख घटक हैं जो आपस में यहाँ पर मिलते हैं, यानी एक दूसरे को क्या करते हैं, ये प्रभावित करते हैं। क्या क्या, आपका हवा, जल और स्थल, ये तीनों क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इनसे क्या होता है, पृथ्वी पृथ्वी पर जीवमंडल का विकास होता है। किससे, हवा से, जल से और स्थल। स्थल में जल ना हो, हवा ना हो तो किस काम का, है ना। तो इसके सहारे हम जीवित रहते हैं और ये तीनों से ही पृथ्वी पर जीवमंडल का विकास होता है। जीवमंडल में क्या क्या आएगा, आपका पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब रहते हैं। ठीक है, आगे आपका क्या है, इसमें स्थल है। स्थल के बारे में सबसे पहले हम समझेंगे। स्थल क्या, आपका स्थल आपका पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं। जो पृथ्वी है, पृथ्वी का ये जो ठोस भाग है जहाँ पर हम रहते हैं, इसको स्थल कहा जाता है। हवा, हवा क्या है, आपका गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल में रहती हैं। इसके पहले हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है और इसको डिस्कस किया हुआ है। जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल की चारों तरफ क्या है, गैस है। गैस का एक परत है जो चारों तरफ घूमता है। ठीक है, यानी ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, ऐसी गैस है। ठीक है, गैस की परतें हैं। इसको क्या बोला जाता है, हवा या गैस बोला जाता है। ठीक, यानी क्या है आपका, ये वायुमंडल कहते हैं, इसको बोल सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तीनों जो गैस होते हैं यहाँ पर पाए जाते हैं पृथ्वी के चारों तरफ। ओके, आगे देखेंगे हम, इसको क्या बोला जाता है, वायुमंडल। और थर्ड आपका क्या है, जलमंडल। जलमंडल क्या है, आपका पृथ्वी का बहुत बड़ा भाग जल से ढका हुआ है। ये आप पहले भी पढ़ चुकी हो, बताया गया है। जो पृथ्वी का भाग है, बहुत बड़ा भाग है जो क्या है, जल से ढका हुआ है। ठीक, इसी को क्या कहा जाता है, जलमंडल के नाम से जाना जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं, जैसे आपका बर्फ है, जल है एवं जल वाष्प सम्मिलित है। यानी जरूरी नहीं है जो आप जल पी रहे हो सिर्फ वही जल है। जो हिमनद है, जल वाष्प के रूप में जो ऊपर में है, ये सब क्या है, आपका जल के रूप में मौजूद है। ठीक है,
उसके बाद इसमें जीवमंडल का एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, हवा एक साथ क्या होते हैं, मिलते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, इस प्रकार से यहाँ पर जीवन पाया जाता है। आगे यहाँ पर देखिए शब्दों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है ग्रीक भाषा में। इसमें आपका लियोस का अर्थ है ग्रीक भाषा में पत्थर है, ठीक, और एटमॉस का अर्थ है वाष्प, ह्यूडर का अर्थ है जल। यानी जो ग्रीक भाषा में दिया गया है इसको आप अच्छे से समझेंगे, क्योंकि लिथोस का अर्थ आपका पत्थर एग्जाम में पूछा जाता है। ये एटमॉस का अर्थ है वाष्प और ह्यूडर का अर्थ है जल। ओके, अब बायोस का अर्थ होता है जीवन। ओके, यानी ये चारों जो है आपका ग्रीक भाषा का अर्थ है, ये एग्जाम में उठा के पूछ सकते हैं। और ग्रीक भाषा से इसकी उत्पत्ति आप देख सकते हो, ठीक। आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट आपका क्या है, स्थल महाद्वीप, सेकंड आपका क्या है, जल यानी महासागरीय बेसिन। ठीक है, जो आपका स्थल है, स्थल को क्या किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। इसके पहले डिस्कस करते हैं कि जो भूमंडल है ये क्या है। भूमंडल पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है, और यह भूपट्टी के चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परत का बना होता है, जिससे में आपका जीवों के लिए जो पोषक तत्व है यहाँ पर मौजूद होते हैं, यानी इसमें पाए जाते हैं। ओके, और अभी हमने डिस्कस किया जो पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह को कितने भागों में, दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट क्या है, स्थल, और सेकंड क्या है आपका जल। स्थल को महाद्वीप और जो जल है उसको महासागरीय बेसिन के नाम से। ठीक है, ओके, आगे इसमें देखते हैं। इसमें बताया गया है आपका कि जो महासागर हैं, विश्व के सभी महासागर हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप मानचित्र में देखना, उसमें अच्छे समझ में आएगा। जो विश्व के महासागर हैं आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, यानी प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, ये क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन स्थल नहीं जुड़ा है। ठीक है, यानी जुड़ा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ठीक, आगे देखेंगे इसमें समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है, यानी जो समुद्री तल है हर जगह एक समान होता है। और जब भी ऊंचाई की बात की जाए तो क्या करते हैं, उसकी ऊंचाई समुद्र तल से मापा जाता है। जब भी किसी चीज़ को मापा जाता है, मापने के लिए क्या किया जाता है, समुद्र तल की ऊंचाई से मापा जाता है। क्यों, क्योंकि समुद्र तल को क्या माना गया है, शून्य माना जाता है। ओके, अगर एग्ज़ाम में आता है, ये फैक्ट है, इसको याद रखना दोनों। अगर ये एग्ज़ाम में आए तो आपको ये पता होना चाहिए, जो समुद्र तल है, समुद्र तल को हमेशा शून्य माना जाता है। ओके, ये आपका मानचित्र है, आप देख सकते हो इसमें, ये आपको नॉलेज होना चाहिए इसको समझने के लिए। ये प्रशांत महासागर है, उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है। यहाँ पर अभी एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे कि दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, ये सब चीज़ को। ठीक है, तो जो एंडीज पर्वत है, रॉकी पर्वत है, यूराल पर्वत है, उसके बाद यहाँ पर आप यूरेशिया देखेंगे, यानी यूरोप और एशिया के जो बीच का भाग होता है, बॉर्डर होता है, इसी को क्या, वहाँ पर कुछ द्वीप पाए जाते हैं, इसी को क्या बोला जाता है, यूरेशिया। यानी कुछ भाग यूरोप का, कुछ भाग एशिया का, इसलिए क्या बोला जाता है, यूरेशिया। ओके, आगे हम इसमें देखेंगे महाद्वीप के बारे में, जो कि महाद्वीप को हम चित्र में देखकर अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को भी अच्छे से इसमें समझ में आए। इसमें एक फैक्ट है, इसको याद रखना, जो आपका क्या है, जो एवरेस्ट है, एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से मापा जाता है। ओके, यानी विश्व का सबसे ऊंचा शिखर आपका क्या है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर, यानी समुद्र तल से, इसको भी मापा जाएगा। और विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर, इसमें क्या आपका मिरियाना गर्त है। मिरियाना गर्त की गहराई कितनी है, तो याद रखना है 11,022 मीटर है। ओके, और पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति, उनका नाम याद रखना है आपको। जो पहले व्यक्ति थे, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेनजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई और 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़े। क्या है आपका, माउंट एवरेस्ट। ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे, इनको याद रखना। और उसके बाद एक महिला है, महिला जापान की जुंको तुबई,
है ना, जुंको ताबेई है। ओके, जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा और इनका नाम क्या है, बचेंद्री पॉल। ये भारत की पहली महिला है जिसने 23 मई को 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। ये दोनों फैक्ट को याद रखना। एक है जापान की जुंको तोबई जिसने विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई को और 1975 में एवरेस्ट पर कदम रखा। ये क्या है, पूरे विश्व की हैं। और बचेंद्री पॉल क्या है, भारत की पहली महिला है जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा है। ठीक है, आप अगर ईवीएस पढ़े हो तो उसमें पूरा डिटेल दिया गया है बचेंद्री पॉल जी के बारे में कि उनके गाइड का नाम क्या है, वो कहाँ पर रहती हैं, उनकी जो मतलब जो तैयारी कराई गई कहाँ से हुई है और कैसे चढ़ी है, किस मुश्किलों का सामना किया है, यानी उनके बारे में पूरा उसमें डिटेल बताया गया है। ठीक है, आगे और ये चीज़ को ध्यान देना कि भारत की पहली महिला बचेंद्री पॉल जो 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। ठीक है, आगे आपका है इसमें ध्यान देना जो पृथ्वी है, पृथ्वी के 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है आपका इसमें, एशिया है, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका। ये क्या है, आपके 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। यहाँ पर ये सातों महाद्वीप का नाम याद रखना, इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या है आपका, एशिया है फर्स्ट, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और अंटार्कटिका। ये सातों महाद्वीप का नाम आपको याद रखना है, इसको अब अभी हम डिस्कस करेंगे। इसमें एक फैक्ट बताया गया है कि जो यहाँ पर जल राशि के माध्यम से क्या करते हैं, इसको अलग करते हैं। ठीक है, महाद्वीप को, ये एक विस्तृत जल राशि है जहाँ पर इसके द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं, क्या, महाद्वीप। ओके, यानी पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं और इसमें एक विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से क्या करती हैं, अलग करती हैं। ये महाद्वीप आपका जो हमने अभी बताया 7 महाद्वीप हैं, इसको हम चित्र के माध्यम से थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। इसके बाद मैं इसको आपको ऐसे ही डिस्कस करूँगी ग्लोब बना के, बाकी आप मानचित्र अपने सामने रखना, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। ओके, ये वाला मैं आपको समझा दे रही हूँ इसमें मानचित्र में ही। देखो इसमें क्या है आपका बताया गया है, ये जो विस्तृत जल राशि है ये कैसे होगा, विस्तृत जल राशि आपका ये इस टाइप से होगा। देखो ये दक्षिण अमेरिका है आपका, इस टाइप से। ठीक, उसके बाद क्या है आपका अटलांटिक महासागर। ठीक, उसके बाद आपका इधर क्या है अफ्रीका, इसको ऐसे बॉर्डरिंग करेंगे। उसके बाद क्या है आपका हिंद महासागर। ठीक है, ये क्या है आपका एक विस्तृत जल राशि है जिसको यह अलग करती है। ठीक है, इस तरीके से मैं बार बार बोल रही हूँ, आप क्या करना, मैप में जब भी पढ़ाया जाएगा एक मानचित्र आप सामने रखना, आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। ठीक है, ओके, आगे हम देखेंगे इसमें कुछ फैक्ट है, इसको समझेंगे। इसमें ध्यान देना जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में स्थल का बहुत बड़ा हिस्सा है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में क्या है, स्थल का बहुत बड़ा हिस्सा है, जैसे इस चित्र में आप देख सकते हैं ऐसे। ये आपका क्या है, विषुवत रेखा है। ठीक, ये क्या क्या आपका उत्तरी गोलार्ध, ये आपका क्या है दक्षिणी गोलार्ध। ये दक्षिणी है और ये क्या आपका उत्तरी है। उत्तरी भाग में क्या है, स्थल का बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है आपका, यहाँ पर पूर्ण रूप से ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अमेरिका का भाग है और दक्षिणी भाग और भी ज़्यादा है। ठीक है, यानी दक्षिणी अमेरिका का कुछ भाग है और दक्षिणी अमेरिका का भाग थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पर, और अफ्रीका का कुछ हिस्सा है यहाँ पर। ठीक है, यानी दक्षिणी गोलार्ध में क्या क्या है, पूर्ण रूप से ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका का भाग कुछ ज़्यादा है और अफ्रीका का कुछ यहाँ पर हिस्सा पाया जाता है। ओके, आगे हम एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे। आप मानचित्र को सामने रखिएगा तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ओके,
इसमें एक चीज़ और ध्यान देना, ये जो आपका 0 डिग्री अक्षांश है, ठीक है, ऊपर का भाग कैसे होगा आपका, ये उत्तरी गोलार्ध होगा और नीचे वाला भाग क्या आपका दक्षिणी गोलार्ध। यानी उत्तरी गोलार्ध में आपका स्थली भाग यहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है और यहाँ पर जो दक्षिणी भाग गोलार्ध है इसमें ऑस्ट्रेलिया है और जो भी कुछ कुछ है आपका, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिणी भाग कुछ ज़्यादा है, दक्षिणी अमेरिका का और अफ्रीका का कुछ भाग है जिसको अभी हमने डिस्कस किया। ओके, आगे हम एशिया के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें एशिया का क्या है, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। जो फैक्ट है इसको याद रखना, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एशिया क्या है आपका, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और ये 7 महाद्वीप से बड़ा है। जो आपके 7 महाद्वीप हैं इसमें से सबसे बड़ा महाद्वीप, उस मतलब 7 महाद्वीप से बड़ा क्या आपका एशिया है। और ये पृथ्वी के क्षेत्रफल 1/3 भाग एशिया को कवर करता है, ठीक है। और पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में यह स्थित है। एशिया कहाँ पर है, तो पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध है। यानी किस तरीके से, ऐसे यहाँ पर क्या आपका ये 0 डिग्री अक्षांश है, ठीक है, और ये आपका क्या है 0 डिग्री देशांतर है। ओके, इधर से क्या है आपका उत्तरी है, ठीक है, ऐसे इधर से क्या है आपका उत्तरी है, इधर से क्या है आपका पूर्वी है, ठीक है। ये यानी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में यह स्थित है इस तरीके से, यहाँ पर क्लियर है। आगे आपका क्या, इसमें कर्क रेखा इस महाद्वीप से गुजरती है। यानी यहाँ पर क्या है, कर्क रेखा होती है, यहाँ पर इस महाद्वीप से गुजरती है। ओके, और यहीं पर क्या है आपका, एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो यूरोप से अलग करती है। यानी जो एशिया है, एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो यूरोप से अलग करती है किसको, एशिया को। आप मानचित्र सामने रखना, बार बार बोल रही हूँ तभी चीज़ें आपको समझ आएंगी। ओके, डिस्कस किया स्टार्टिंग में ही। यानी यूरोप और एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। यानी यूरोप प्लस एशिया, यानी यूरोप और एशिया के, जैसे यूरोप है आपका, एशिया, यहाँ पे एक बॉर्डर है, बॉर्डर में यहाँ पर कुछ महाद्वीप हैं। ओके, इसके कुछ यहाँ पर द्वीप स्थित हैं, इसको क्या बोला जाता है, यूरोप और एशिया के कुछ मनी भाग को दोनों को मिलाकर यूरेशिया कहा जाता है। आगे देखेंगे हम यूरोप के बारे में, यूरोप को लेकर हम डिस्कस करेंगे। यूरोप क्या है आपका, मतलब इसमें क्या खासियत है। यूरोप में आपका ये एशिया से बहुत ज़्यादा ही छोटा है, ठीक है। यूरोप क्या आपका एशिया से बहुत ज़्यादा छोटा है और एशिया के पश्चिम में स्थित है। ओके, ये जैसे आपका एशिया है, एशिया के ये क्या आपका यूरोप है, यहाँ पर एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरती है। ओके, यानी जो यूरोप है, यूरोप में आर्कटिक वृत्त यानी आपका कितना होता है, तो 63.5 डिग्री, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। जो आर्कटिक वृत्त है कितना होता है, तो 63.5 डिग्री, सॉरी ये आपका कितना है, 66.5 डिग्री है ना। ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहते हैं, इस चीज़ को ध्यान देना। ओके, उसके बाद इसमें आपका बताया गया है कि ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। फर्स्ट आपका आर्कटिक है, सेकंड आपका अटलांटिक है और थर्ड आपका मध्य सागर है, ठीक है। यह 3 तरफ से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र में आप देखिएगा, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा वहाँ की स्थिति कैसे है। आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और मध्य महासागर, ठीक है। मध्य सागर जो है ये यूरोप से यहाँ पर, यानी इस तीनों से यहाँ पर घिरा हुआ है, जल से घिरा है। ओके, अफ्रीका के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे, अफ्रीका की क्या खासियत है। ओके, अफ्रीका में ये कुछ फैक्ट है, याद रखना। एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है ये, और ऐसा महाद्वीप जिसमें ये तीनों रेखा यहाँ पर गुजरती है, ठीक है। ये जो तीनों रेखा हैं यहाँ पर गुजरती है, कहाँ पर, अफ्रीका महाद्वीप में। कौन कौन सी रेखा है इसको हम डिस्कस करेंगे। ये देखिए, जैसे आप इसमें ऐसे बनाकर समझ सकते हैं, आप मानचित्र में देखिएगा आपको समझ में आएगा, मैं यहाँ पर बनाकर आपको समझा रही हूँ, ठीक है। आप मानचित्र में देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर जैसे आपका ये विषुवत वृत्त है, ठीक है, यहाँ पर विषुवत वृत्त है, प्लस आपका क्या है, कर्क रेखा, ठीक। कर्क रेखा आपको कितना होता है, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, तो ये
23.5 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा उत्तर में होता है, और आपका 23.5 डिग्री कितना है, मकर रेखा, ठीक है, यानी ये दक्षिणी अक्षांश है, और आपका जो कर्क रेखा है ये उत्तरी अक्षांश है। अब विषुवत वृत्त क्या आपका यहाँ पर बीच में पाया जाता है। ओके, इस चीज़ को याद रखना। और यहाँ पर क्या है, ये तीनों रेखा यहाँ से गुजरती है, और यहाँ बीच में क्या है आपका अफ्रीका है, ठीक है, इसलिए बोला जाता है यहाँ पर जो ये अफ्रीका के बीच से यहाँ पर तीनों रेखा यहाँ से गुजरती है। कौन कौन सी, विषुवत वृत्त, विषुवत रेखा प्लस आपका कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री, मकर रेखा दक्षिणी अक्षांश 23.5 डिग्री। ओके, आगे आपका फैक्ट है कि अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में प्लस आपका बहुत कम भाग है जो दक्षिणी गोलार्ध में है। ओके, यानी जो अफ्रीका का भाग है उत्तरी गोलार्ध में, जैसे यहाँ विषुवत वृत्त है, विषुवत वृत्त से यहाँ से क्या होता है आपका उत्तरी गोलार्ध होता है, ये आपका क्या होता है दक्षिणी होता है। तो जो ये उत्तरी गोलार्ध है यहाँ पर, तो ये अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग है जो आपका उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, ठीक है, और जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पर बहुत कम पाया जाता है। ठीक, आगे देखेंगे इसमें हम एक फैक्ट और है सहारा रेगिस्तान के बारे में, उसको देखेंगे। सहारा रेगिस्तान इसमें बताया गया आपका विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गर्म स्थान है। ओके, ये क्या है आपका सहारा रेगिस्तान, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप के चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा हुआ है, ठीक है। क्या आपका ये महाद्वीप जो है अफ्रीका महाद्वीप समुद्र और महासागर से चारों तरफ से घिरा हुआ है, यानी यहाँ पर आप मानचित्र में देखिएगा तो समझ में आएगा। यहाँ पर आपका हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी महासागर, भूमध्य महासागर, ये जो आपके महासागर हैं ये महाद्वीप समुद्र और महासागरों से चारों तरफ से ये घिरा हुआ है। ओके, इसमें एक फैक्ट और है, यहाँ पर नील नदी है जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, विश्व की सबसे लंबी नदी आपका नील नदी है जो अफ्रीका से होकर गुजरती है। आप मैप में देखिएगा, बार बार बोल रही हूँ, आपको अच्छे से ये समझ में आएगा। ओके, और यहाँ पर देखो एक दिया गया है कि ये मानचित्र में देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है। तो ये आप तभी बता पाओगे जब आप मैप देखोगे, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के बारे में देखिए, इसमें यह आपका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है। ओके, यहाँ पे क्या है, ये एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है, यानी ये तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। फर्स्ट क्या है आपका, अगर ये तीसरा है आपका उत्तरी अमेरिका तो फर्स्ट आपका एशिया है, सेकंड आपका अफ्रीका, थर्ड आपका क्या है उत्तरी अमेरिका। ओके, ये क्या है आपका, यहाँ पर ध्यान देना कि एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि के नाम से जाना जाता है, ठीक है, यानी ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है। क्या, पनामा स्थल संधि, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पनामा स्थल संधि क्या है, कहाँ पर है, तो उत्तरी अमेरिका और जैसे आप यहाँ मानचित्र में आप देख सकते हो, 1 सेकंड, ये रहा आपका। इसमें क्या है देखो, ये आपका उत्तरी अमेरिका है, ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, तो ये बीच में क्या है आपका एक स्थल संधि है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग कर रहा है, ठीक है, यानी जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करता है क्या है आपका स्थल संधि, यानी पनामा स्थल संधि के नाम से जाना जाता है। आगे है आपका जल संधि, भारत और श्रीलंका को अलग करता है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये क्या कर रहा है, भारत और श्रीलंका को अलग कर रहा है, क्या, जल संधि। तो जल संधि आप इसको पाक जल संधि के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में, पनामा जल संधि या पाक जल संधि। एक पनामा स्थल संधि है और उसके बाद क्या है आपका पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। एक पनामा स्थल संधि अलग है जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है, और एक आपका क्या है पाक जल संधि है, ये आपका क्या करता है, भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ओके, आगे बताया गया आपका फैक्ट है उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, क्या, उत्तरी अमेरिका।
कहाँ पर स्थित है, आप जब चित्र देखोगे मानचित्र उसमें समझ आएगा, ये उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। क्या आपका उत्तरी अमेरिका। और क्या है इसमें, ये 3 महासागरों से घिरा हुआ है। फर्स्ट आपका प्रशांत महासागर, उसके बाद आपका अटलांटिक महासागर है, फिर आपका क्या है आर्कटिक महासागर है। ये क्या है 3 महासागर से घिरा हुआ है। इस चीज़ को याद रखना, अगर एग्ज़ाम में पूछे उत्तरी अमेरिका जो है वो कितने महासागर से घिरा हुआ है, तो यह 3 महासागर से घिरा है। फर्स्ट आपका प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, फिर आपका आर्कटिक महासागर। ठीक, ओके। आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे दक्षिणी अमेरिका के बारे में। दक्षिणी अमेरिका को समझते हैं अच्छे से। इसमें बताया कि आपका जो दक्षिणी अमेरिका है इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है। ओके, यानी आपका ये ऐसे है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका, नाम से ही क्लियर है। तो इसका जो अधिकांश भाग है कहाँ पर पाया जाएगा, तो ये दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाएगा। पूर्व और पश्चिम में 2 महासागर स्थित हैं। किसके, दक्षिण महासागर। ये जैसे दक्षिण अमेरिका है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका दक्षिण अमेरिका, 1 सेकेंड, हाँ ये आपका दक्षिण अमेरिका है। तो इसके पूर्व में, ठीक है, पूर्व और पश्चिम में 2 महासागर हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, इधर अटलांटिक महासागर है यहाँ पर, और इधर साइड क्या है आपका प्रशांत महासागर है। आप मैप में देखना वहाँ पे क्लियर दिया हुआ है। ठीक, इधर प्रशांत महासागर और इधर क्या है आपका अटलांटिक महासागर पाया जाता है। किसके, दक्षिणी अमेरिका के बाजू में। इसके बाद है यहाँ पर देखना एंडीज पर्वत है, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। क्या आपका एंडीज पर्वत यहाँ पर पाया जाता है। ओके, यहीं पर एक अमेजन नदी है जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है, यहीं से होकर गुजरती है। कहाँ से, दक्षिण अमेरिका से। यानी जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी यहाँ पर बहती है। ओके, दक्षिण अमेरिका का क्लियर हुआ। और उसके बाद देखेंगे हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में समझेंगे। ऑस्ट्रेलिया में क्या खासियत है, देखो यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। क्या, ऑस्ट्रेलिया। और ये क्या है, पूरा का पूरा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। जो ऑस्ट्रेलिया है आपका, ये आपका पूरा का पूरा दक्षिणी गोलार्ध, यानी जैसे आपका गोलार्ध है ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो यहाँ पर क्या है, ये पूरा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। क्या, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद यहाँ पर एक फैक्ट है, द्वीपीय महाद्वीप। द्वीपीय महाद्वीप क्या है, यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। ठीक है, यानी जो महासागर हैं, सागर हैं, द्वीप हैं, ये क्या है, इससे घिरा हुआ है, इसलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसको याद रखना। ये आपका क्या है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपका विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और ये पूरा का पूरा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ओके, यहाँ पर एक फैक्ट और है, द्वीपीय महाद्वीप जो कि यह चारों तरफ यानी महासागर तथा समुद्रों से घिरा हुआ है, इसलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। क्या है, अंटार्कटिका महाद्वीप, जो कि ये क्या है, एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। इस चीज़ को ध्यान देना, जो दक्षिणी ध्रुव है ये इसके मध्य में स्थित है। यहाँ पर क्या है, दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र है जो कि काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। हमेशा यहाँ पर मोटी बर्फ़ की परतें होती हैं, यहाँ पर पाई जाती हैं। आप जब भी मानचित्र देखोगे सबको क्लियर रहेगा कि जैसे ये रहा मानचित्र है ये, तो इसमें क्या है आपका उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव। यहाँ का जो भाग ये काफ़ी ठंडा होता है और यहाँ का जो भाग है ये भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। ओके, तो जो दक्षिणी ध्रुव है यहाँ पर क्या है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है, मध्य में स्थित है। और यहाँ पर क्या है, मोटी बर्फ़ की परत है यहाँ पर पाई जाती है, क्योंकि हमेशा जमी रहती है। ठीक है, उसके बाद एक फैक्ट और याद रखना यहाँ पर कि यहाँ पर भारत के 2 शोध केंद्र हैं। कहाँ पर, अंटार्कटिका में भारत के 2 शोध केंद्र हैं। आपका पहला मैत्री, दूसरा दक्षिणी गंगोत्री या भारती के नाम से जाना जाता है। ओके, आगे देखेंगे इसमें हम जलमंडल के बारे में, डिस्कस करेंगे। जलमंडल आखिर है क्या। ओके, यानी इसको ध्यान देना कि सबसे पहले जो पृथ्वी है, पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। ओके, यानी पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। यानी आपका इस तरीके से आप समझ सकते हो
कि जैसे ये आपका पृथ्वी का नीला ग्रह है तो ये आपका 71% भाग, ठीक, क्या है आपका जल से भरा हुआ है बताया जा रहा है। और यहाँ पर क्या करोगे आप, इसका 97% या क्या है आपका, इससे अधिक जो भाग, यानी 97% ही नहीं, यानी इससे अधिक का भाग महासागर में स्थित है। यानी जो यहाँ का जल होता है इतना ज़्यादा खारा होता है कि हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, यानी वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। यानी 71% जो है पृथ्वी पर जल है, लेकिन इसका 97% भाग जो है महासागर में स्थित है। इसका जो 3% भाग है वो हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन यह हिमनद, बर्फ, नदियों के जल के रूप में, भूमिगत जल के रूप में यहाँ पर प्रभावित है, ठीक है, यहाँ पर पाए जाते हैं। आप इसको यूज़ कर सकते हैं इसमें, यानी सब जो जल है 3% वो भी हमें नहीं मिल पाता है, क्योंकि हिमनद के रूप में है, कुछ बर्फ़ में है, नदी के जल के रूप में है, तो हमें मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। यानी इतना 71% जल होने के बावजूद भी यह हमारे लिए उपयोगी नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, सूखा पड़ता है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें दिया गया आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये द्वीप के बारे में दिया गया है। तो इसको क्या किया गया, आपको जो द्वीप है इसको क्रम में जमाना है। तो आपको पता होना चाहिए पहले कौन सा द्वीप आता है, कौन से क्रम में कौन सा महाद्वीप है। तो इसमें ध्यान देना, आपका फर्स्ट एशिया है, ठीक, फर्स्ट आपका एशिया आता है, सेकंड आपका अफ्रीका आएगा, थर्ड आपका उत्तरी अमेरिका, फिर आपका दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, उसके बाद आपका क्या है, यूरोप, उसके बाद क्या है आपका ऑस्ट्रेलिया। यानी ये आपके क्या है, 7 महाद्वीप यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपका अंटार्कटिका इधर है। उसके बाद क्या है आपका महासागर के बारे में देखेंगे हम। इसमें महासागर क्या है, महासागर के बारे में डिस्कस करने से पहले एक चीज़ और ध्यान देना, इसमें फिर से बताया गया वही चीज़ है कि आपको अवगत रहने की ज़रूरत है। इसमें जो जल है आपका बहुत ज़्यादा ही, जितना ज़रूरत है उतना इस्तेमाल करना है, क्योंकि इतना जल होने के बावजूद भी हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि वो महासागर में है जो कि खारा होता है, ठीक है, यानी मानव के उपयोग में नहीं है। जो शेष जल का भाग है वो बर्फ़ की परतों एवं हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है, और जल का बहुत कम भाग है जो अलवण है, जल के रूप में यह पाया जाता है, जो मनुष्य के लिए इस्तेमाल के लिए ठीक है। यही कारण है कि जो नीला ग्रह है यहाँ पर रहने के बावजूद भी हम पानी के लिए कमी महसूस करते हैं। आगे हम देखेंगे महासागर के बारे में डिस्कस करेंगे। जो महासागर है, महासागरीय जल गतिशील होता है, ठीक है, ये फैक्ट है, याद रखना। जो महासागरीय जल है यह गतिशील होता है, तरंग के माध्यम से यह गतिशील होता है, इसको ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर एक फैक्ट और है, जो ज्वार भाटा है महासागर के जल का एक गति होता है, ठीक है, यानी जो ज्वार भाटा है यह एक महासागर को जल का एक गति के रूप में होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें बताया गया आपका महासागरीय जल है जो कि 3 मुख्य गतियां हैं। पहला आपका ये बड़े से छोटे आकार के आधार पर बताया गया है, ठीक है। अब 5 महासागर प्रमुख हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर तथा आर्कटिक महासागर। आप मानचित्र में देखिएगा, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसमें आपका बताया गया है कि जो प्रशांत महासागर है यह सबसे बड़ा महासागर है और ये पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है, ओके। यहाँ पर क्या आपका मेरियाना गर्त पाया जाता है जो पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है, ठीक है। उसके बाद आपका है ये वृत्ताकार है जो प्रशांत महासागर के चारों तरफ है। ये किस हिसाब से है तो वृत्ताकार में है, यानी पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है, और प्रशांत महासागर लगभग क्या आपका वृत्ताकार है। यहाँ पर एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यानी इस तरीके से हम समझ सकते हैं। जैसे ये देखिए प्रशांत महासागर है आपका, ओके। यहाँ पर क्या आपका उत्तरी अमेरिका है, उसके बाद यहाँ पर क्या है दक्षिणी अमेरिका, फिर यहाँ पर क्या है एशिया है, और यहाँ पर क्या है ऑस्ट्रेलिया। ये क्या आपका प्रशांत महासागर इधर भी ऐसे, यानी ये क्या है
प्रशांत महासागर के चारों तरफ द्वीप हैं। उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, एशिया है और ऑस्ट्रेलिया है। ओके। और प्रशांत महासागर, हाँ, ये प्रशांत महासागर के चारों तरफ यहाँ पर द्वीप स्थित है, इसको याद रखना। उसके बाद हम देखेंगे इसमें अटलांटिक महासागर के बारे में, इसको हम डिस्कस करेंगे। अटलांटिक महासागर की खासियत यह है कि यहाँ पर ये क्या है, आपका विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है। क्या? अटलांटिक महासागर। ये आपका अंग्रेजी अक्षर एस के समान है। जो अटलांटिक महासागर है आपका अंग्रेजी अक्षर के एस के समान है, यानी इस तरीके से। ठीक। तो इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है। यहाँ पर जो इसका पश्चिम वाला भाग है, यहाँ पर क्या है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है। ठीक है। और इसके पूर्व में क्या है, आपका यूरोप और अफ्रीका है। यहाँ पर यूरोप पाया गया है और आपका क्या है, अफ्रीका। यानी पश्चिम में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और पूर्व में क्या है, आपका यूरोप और अफ्रीका पाया जाता है। इस तरीके से आप समझना बना के, तो आपको समझ में आएगा। और आप मानचित्र जरूर देखिएगा, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। उसके बाद इसमें एक फैक्ट बताया गया है कि अटलांटिक महासागर क्या है, आपका यहाँ पर एक तट है, इसको बोला जाता है आपका दंतुरित। ठीक है। यानी एक तट यहाँ पर पाया जाता है अटलांटिक महासागर में, जिसको दंतुरित तट कहा जाता है, यानी कटा फटा तट। यानी काफ़ी ज़्यादा क्या है, कटा फटा हुआ है, दंतुरित तट। ठीक है। यहाँ क्या है, यहाँ पर ये रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थित है। और व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो यह सबसे व्यस्त महासागर है। ओके। यानी पोताश्रय बनाए जाते हैं यहाँ पर। पोताश्रय मतलब जहाज जाकर जहाँ पर ठहरता है। ओके। यानी जो भारत के नाम पर जैसे हिंद महासागर है, एक देख सकते हो बताया गया है। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा हुआ है, यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर आपका लगभग त्रिभुजाकार का है और इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका एवं पूर्व में क्या है, आपका ऑस्ट्रेलिया स्थित है। ठीक है। किसके? हिंद महासागर के। जैसे इस टाइप से आप देख सकते हो, हिंद महासागर यानी हिंदुस्तान के नाम पर हिंद महासागर का नाम पड़ा है। जैसे ये त्रिभुजाकार का है, यहाँ पर क्या है, अफ्रीका, उसके बाद यहाँ पर क्या है, एशिया है, और यहाँ पर क्या है, आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। यानी ये त्रिभुजाकार है, पश्चिम में अफ्रीका, उत्तर में एशिया और पूर्व में क्या है, आपका ऑस्ट्रेलिया। आगे देखेंगे हम दक्षिण महासागर के बारे में डिस्कस करेंगे। जो दक्षिण महासागर है ये क्या आपका अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरते हैं। ठीक है। क्या करता है ये, अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरते हैं। यानी इस तरीके से हम समझ सकते हैं, ऐसे जैसे ये है आपका, ऐसे मैं बना के इसको दिखा दे रही हूँ ताकि आपको समझ आए। ठीक। ये क्या है, आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है। ठीक। अंटार्कटिका में यहाँ पर क्या आपका प्रशांत महासागर है, यहाँ पर क्या आपका अटलांटिक है, क्या आपका हिंद महासागर है यहाँ पर। ठीक। और ये क्या आपका अंटार्कटिका है। और यहाँ पर क्या है, आपका 60 डिग्री अक्षांश तक फैला हुआ है। इस चीज़ को ध्यान देना। आगे देखेंगे हम आर्कटिक महासागर के बारे में। आर्कटिक महासागर क्या आपका, ये उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है। यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। ठीक है। यानी ये ऊपर की तरफ आपका आएगा, उत्तरी ध्रुव पर यह स्थित है। जैसे आपका देख सकते हो इस तरीके से, ये क्या आपका उत्तरी ध्रुव है। ठीक है। ऐसे यहाँ पर फैला हुआ है और ये उत्तरी ध्रुव के 63.5 डिग्री के ऊपर का हिस्सा है, क्या आपका आर्कटिक महासागर। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, आपका बेरिंग जल संधि यहाँ पर पाया जाता है। इस चीज़ को ध्यान देना, क्या आपका बेरिंग जल संधि किस तरीके से होगा, तो ऐसे ध्यान देना। ये उत्तरी ध्रुव है आपका वृत्त, और यहाँ पर क्या आपका प्रशांत महासागर है। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, आपका ऐसे जल संधि यहाँ पर पाए, क्या है आपका ये बेरिंग जल संधि। यानी उत्तरी अमेरिका के उत्तर तट प्लस यूरेशिया से यह घिरा हुआ है। ओके। इस चीज़ को ध्यान देना। आगे हम इसमें वायुमंडल के बारे में डिस्कस करेंगे, इसको हम अच्छे से समझेंगे वायुमंडल क्या है। ओके।
ये आपका वायुमंडल यानी पृथ्वी के चारों तरफ गैस का परत होता है। हमने बार बार पिछले वीडियो में भी पढ़ा हुआ है और अभी भी पढ़ रहे हैं। जैसे ये आपका पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, वायु की एक परत है। तो यहाँ पर क्या है, ये गैस है, ये यानी पृथ्वी के चारों तरफ गैस का एक परत है। इसे हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर 1600 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। और वायुमंडल की जो परत है सूर्य की हानिकारक किरणों से हमें बचाती है। यानी अगर ये परत ना हो तो हम बच नहीं सकते। तो पृथ्वी क्या है, आपका जो वायुमंडल की परतें हैं इस क्या करती है, सूर्य की हानिकारक किरणों से हमें बचाती है। उसके बाद हम देखेंगे इसमें अलग अलग परत है जिसको बांटा गया है वायुमंडल में। फर्स्ट आपका बहिर्मंडल है, अयान मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल। आपको इसको याद रखने का एक ट्रिक है। जैसे ये मध्य मंडल है तो मध्य मंडल के उत्तर में क्या आपका बहिर्मंडल, अयान मंडल, और दक्षिण में क्या है, समताप मंडल और क्षोभ मंडल। ठीक है, याद करने का ट्रिक है ये। आप दक्षिण में समताप मंडल, क्षोभ मंडल याद किए, बीच में क्या आपका मध्य मंडल। फिर उसके बाद क्या है, अयान मंडल है, बहिर्मंडल, मध्य में क्या है, मध्य मंडल। यानी ये आपका क्या, पांचों याद हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ध्यान देना इसमें कि यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से यह बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो वायुमंडल है मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% यानी 78% और आपका ऑक्सीजन जो है 21%। ओके, ये पाया जाता है। आपका ऑक्सीजन 21% और आपका नाइट्रोजन कितना है, 78%। ये जो नाइट्रोजन है आपका प्राणियों एवं पेड़ पौधों के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होता है। जैसे आपका इसमें देखिए, जैसे 21% आपका गैस है जिसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ठीक है, यानी 78% आपका क्या है, नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 1% आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन गैस यानी जो आदि गैसें इसमें पाई जाती हैं। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों के लिए वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई जो ऊष्मा होती है वह अवशोषित करती है, जिससे क्या होता है, पृथ्वी गर्म रहता है और यह पौधों की वृद्धि के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड ये पेड़ अपने अंदर लेते हैं और पृथ्वी पर ऊष्मा को बरकरार रखते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ ध्यान देना, जैसे ये पृथ्वी है आपका, ठीक, ये पृथ्वी है, पृथ्वी में यहाँ पे क्या हो रहा है, सूर्य है। ये सूर्य क्या करता है, यहाँ पर ये रोशनी आ रहे हैं तो पृथ्वी क्या करती है, प्रकाश और ऊष्मा को उतनी रोक लेती है जितनी हमें ज़रूरत है। ठीक है, क्या करती है, उतनी रोक लेती है जितना हमें ज़रूरत होता है, ये उसका काम है। इसमें हम देखेंगे जैसे ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, जब पृथ्वी क्या करती है, ऊष्मा को अधिक मात्रा में इकट्ठा कर ले, यानी ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा कर ले, उसी को क्या बोला जाता है, ग्लोबल वार्मिंग जाना जाता है। इसमें ध्यान देना, यह जो ऊंचाई है, ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। जैसे यह घनत्व समुद्र तल से सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या हो रहा है, तेज़ी के साथ घटता जाता है। यानी ऊंचाई पर वायुमंडल का जो घनत्व है काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। वहाँ पर क्या होता है, तापमान की कमी होती है। तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो वहाँ का परिवेश क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा ठंडा होगा। तो वायुमंडल क्या होगा, वायुमंडल में देखेंगे तो पृथ्वी पर दबाव डालता है। जैसे आपका ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, वायु का प्रेशर है। तो वायु का जो प्रेशर होता है क्या करता है, हम पर दबाव डालता है। जैसे हम कुछ कर रहे हैं, कुछ सामान गिर रहा है या हम कुछ भी कर रहे हैं तो क्या हमारे ऊपर एक प्रेशर है, तब वो हम कर पा रहे हैं। जैसे अंतरिक्ष में आप जाओगे तो वहाँ पर कोई भी वायु का प्रेशर नहीं है। तो वायु का प्रेशर नहीं है तो क्या है, तो वहाँ पर सारी चीज़ें हवा में उड़ती हैं। ओके, वहाँ पर क्या होती हैं, सारी चीज़ें हवा में उड़ती हैं। तो इसलिए क्या बोला जाता है, पृथ्वी पर वायु का प्रेशर है, यानी पृथ्वी पर वायु का दबाव पड़ता है। अगर वो ना हो
तो दिक्कत होगा, ठीक है ना। इसलिए हम बोलते हैं जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमें वायु वहाँ पर कम मात्रा में मिलती है, यानी ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें क्या करना होता है, अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। आगे इसमें देखो बताया गया आपका वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्र में हम अधिक दाब महसूस होता है और जबकि कुछ क्षेत्र में हमें कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। जो वायु है ये आपका कैसे बहता है, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ बढ़ता है, हाई प्रेशर से यानी लो प्रेशर आप बोल सकते हो। यानी ये उच्च दाब है, ये क्या है आपका निम्न दाब है। तो जो वायु का प्रेशर होगा, बहने की प्रक्रिया है, ये क्या आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ठीक। यानी वायु के बहने की प्रक्रिया को हम पवन कहते हैं। ये क्या होता है, उच्च दाब से निम्न दाब की क्षेत्र की ओर बहता है, ओके। यानी एक चीज़ और ध्यान देना इसमें, स्थल प्लस जल, ये जीवमंडल के बारे में बताया जा रहे हैं कि स्थल प्लस जल प्लस हवा, इसको हम बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ये तीनों जब सीमित रूप में मिलते हैं तो यहाँ पर हम यहाँ पर रह सकते हैं, ठीक है। यानी जीवमंडल स्थल जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है, यहाँ वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, बैक्टीरिया से लेकर स्तनधारियों से लेकर यानी जो मनुष्य हैं, सभी प्राणी के लिए क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होता है। अगर ये ना हो तो हम मानव भी जीवित नहीं रह सकते हैं, कोई प्राणी भी जीवित नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो जीवन जीने के लिए ये क्या है, आपका जीवमंडल हमारे लिए उपयोगी है। आगे इसमें देखेंगे हम कि जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट आपका जंतु जगत और क्या है आपका ये पादप जगत, यानी फ्लोरा एंड फौना। इस चीज़ को ध्यान देना, एग्जाम में पूछा जाता है फ्लोरा फौना क्या है। तो वायु प्लस जल हवा या क्या आपका तीनों परिमंडल के आपस की प्रक्रिया करते हैं या एक दूसरे को किसी रूप में प्रभावित करते हैं। ये क्या है, तीनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसको हमने पहले भी पढ़ा अभी स्टार्टिंग में ही। और इसमें आपका बताया गया है कि पृथ्वी के तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे लकड़ी तथा खेती के लिए वनों का काटा जाए तो इससे जो ढलुआ भाग होगा, मिट्टी के कटाव तेजी से होने लगेगा। इसी प्रकार से हम आपका प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता जाता है। हाल ही में देखोगे आप सुनामी आया था, इसमें बताया गया है कि सुनामी का कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया, ठीक है। और झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थ के प्रभावित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लिए लायक नहीं है। आप देखते हो, खुद ही बताने की ज़रूरत नहीं है। आसपास आपके जो तालाब हैं आप देखते हो वो क्या है, पूरे गंदगी से भरे हुए हैं। वहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा प्लास्टिक से भरा हुआ है, जिसके कारण क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर बैक्टीरिया उत्पन्न होता है, ठीक है, जो पीने लायक यानी इस्तेमाल के लायक नहीं होता है। वो जल क्या होते जा रहा है, दूषित हो रहे हैं। तो यानी नदियों में दूषित पदार्थों के प्रभावित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लिए नहीं है। और यह जल क्या हो रहा है, दूसरे जीवों के लिए भी नुकसान हो रहा है। और उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्र तथा गाड़ियों को उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। यानी जो वहाँ पर उद्योग है, तापीय विद्युत यंत्र है, संयंत्र हैं, गाड़ियाँ हैं, ये क्या कर रहे हैं, वायु को प्रदूषित करते हैं, जल को प्रदूषित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायु एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वृद्धि के कारण क्या हो रहा है, पृथ्वी का जो तापमान है काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। रीज़न, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो हो रही है काफ़ी ज़्यादा बढ़ते चले जा रही है। आप देखते होगे जो हर साल क्या हो रहा है, गर्मी का जो टेम्परेचर है हाई होते जा रहा है। रीज़न, यहाँ पर अंधाधुंध गाड़ियों का इस्तेमाल करना, उद्योगों का इस्तेमाल करना, ये सब के कारण क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ते जा रही है। और इस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा, पृथ्वी का तापमान में भी वृद्धि होगा, जाहिर सी बात है। वही हो रहा है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है और इसे क्या बोलते हैं, भूमंडलीय तापन के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए भूमंडलीय तापन क्या है तो आपकी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक। यानी ताप में वृद्धि क्या है, आपका भूमंडलीय तापन है,
ओके। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल, जो जलमंडल है, इनके बीच क्या होना चाहिए, प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना चाहिए। और पृथ्वी के जो संसाधनों के जो साधन है जो हम यूज़ करते हैं, उसको क्या करना चाहिए, एक सीमित मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि क्या हो, कुछ ज़्यादा ना हो। जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड है बढ़ते जा रहा है, हमारे लिए नुकसान है ना, तो नुकसान ना हो। जो भी प्रकृति हमें दी है चीज़ें, उसको क्या करें, हम सीमित मात्रा में इस्तेमाल करें, और ये क्या हो, सतत उपयोग में रहे, यानी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी क्या करे, इस चीज़ का इस्तेमाल कर सके, इससे क्या हो, वंचित ना हो। ओके, आगे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, आप इसको बनाएंगे। अगर आप अच्छे से समझे हो तो बन जाएगा, कुछ स्पेशल नहीं था। हाँ, लेकिन मानचित्र का जो पार्ट था वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अगर आप मानचित्र देख के समझोगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, इसमें पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं, पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीप का नाम लिखिए, जो अभी मैं आपको बताई हूँ। 2 महाद्वीप का नाम लिखिए जो पूरी तरह से क्या आपका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। वायुमंडल के विभिन्न परतों का नाम लिखिए। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, ये तो लड्डू क्वेश्चन है ना, तो आपको इजीली बन जाएगा ये। पृथ्वी जो उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है, ठीक है। जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है। ये सारे क्वेश्चंस को आप बनाएंगे, जो काफ़ी ज़्यादा इजी है। ओके, और जो डाउट होगा आप इसको पूछेंगे। ओके।